देखो, हम लोग यदि सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करें, ठीक है, तो पहला चैप्टर है हम लोगों का ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। हम लोगों का जो ये चैप्टर है, तो इसमें ईंटें, मनके और अस्थियों, इन सभी का वर्णन क्यों किया है या इन सभी के बारे में बोला क्यों गया है। तो यदि इसके बारे में हम लोग बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आज हम लोग जो कुछ भी जानते हैं, इन सभी को जानने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि ईंटें, मनके, जो लोगों के द्वारा मनके का इस्तेमाल किया जाता था, और अस्थियाँ, जो अस्थियाँ वगैरह अभी मिला है हम लोगों को, कि उसी के आधार पर आज हम लोग ये बता सकते हैं कि वास्तव में हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की थी। ठीक है, मनके का मतलब होता है कि बहुमूल्य पत्थर, ठीक है, या आभूषण। ठीक है, जो बहुमूल्य पत्थर वगैरह थे उस टाइम, अब बहुमूल्य पत्थर किस प्रकार के, मतलब बहुमूल्य किस प्रकार से हो जाते थे पत्थर। तो जैसे जो पत्थर होते थे रंग बिरंगा, चाहे वो हरे रंग का हो या नीले रंग का हो या तो फिर लाल रंग का, अलग अलग रंगों के पत्थर को वो लोग घिस घिस करके एक विशेष आकार प्रदान करते थे, और उसके बाद फिर जाकर के क्या होता था कि उसको वो आभूषण के रूप में परिवर्तन करते थे। ठीक है, जिसके कारण क्या होता था कि वो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते थे उस टाइम के हिसाब से। और हम लोगों को, अब आप लोग को लग रहा होगा कि सर उस टाइम जो है वो इतना ज़्यादा महंगा था, ये हम लोगों को अभी कैसे समझ में आ रहा है। तो हम लोगों को ऐसा समझ में आ रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि यदि कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला है तो हमारे इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया कि इसका मतलब वो सस्ता होगा, इसी के कारण सभी लोग उसका इस्तेमाल कर रहे होंगे और इसीलिए वो महंगा नहीं था। परंतु जो वस्तु कम मात्रा में मिली है या जिसका मात्रा बहुत कम है या कुछ संख्याओं में मिली है, इसका मतलब इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि इसका उपयोग सब व्यक्ति नहीं कर सकते थे, इसी के कारण ये महंगे रहे होंगे। ठीक है, तो उस मनकों के आधार पर और अस्थियां, जो जानवरों के अस्थियां मिली है या तो फिर इंसानों की अस्थियां मिली है, उस अस्थियों का जब शोध किया गया, रिसर्च किया गया, तो इतिहासकारों को ये पता चला कि वास्तव में जो है उस टाइम लोग किस किस जानवरों का सेवा किया करते थे या सेवन किया करते थे। ठीक है, सेवा करने का मतलब होता है रखना, पालना, पोषना, और सेवन करना का मतलब होता है कि उसको खाना, भोजन के रूप में उसको लेना। ठीक है, उसके बाद फिर इसी से रिलेटेड अभी बहुत सारा चीज़ है इसमें जानने के लिए। जैसे कि हम लोग यदि एक एक लाइन पढ़ पढ़ के आप लोगों को समझाए तो इसमें बताया जा रहा है कि हड़प्पाई मुहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। तो यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है हड़प्पाई मुहर। वास्तव में मुहर का मतलब होता क्या है? मुहर का मतलब होता है कि अभी जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि रबड़ का स्टैम्प जिसको आप लोग बोलते हो ना, कि जिससे पता चलता है कि ये किस चीज़ का है। जैसे आप लोग स्कूल वगैरह जाते हो तो देखे होंगे आप लोगों का स्कूल का जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह होता है उसमें नीचे स्कूल का मतलब छाप दिया जाता है या स्टैम्प दिया जाता है। तो उसी प्रकार जो है मोहनजोदड़ो में हो या हड़प्पा में हो, जिसके बारे में अभी एक एक करके पढ़ेंगे, तो उन सभी जगह पर जो है इसी प्रकार का मुहर का इस्तेमाल किया जाता था। उसी मुहर के आधार पर इतिहासकारों ने बहुत सारी चीज़ों का अनुमान लगाया। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर अनुमान क्यों लगाए, क्या हम लोगों को उसके बारे में सटीक और सीधा सीधा जानकारी नहीं है? तो बिल्कुल नहीं है हम लोगों को उसके बारे में जानकारी। अब इसके पीछे कारण क्या है कि जानकारी नहीं है? तो जानकारी इसीलिए भी नहीं है क्योंकि हड़प्पा वासी जो थे वे लोग कुछ एक अलग प्रकार के लिपि का इस्तेमाल करते थे जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और जब पढ़ा नहीं जा सका है तो जिसके कारण जो है इतिहासकारों ने वस्तुओं को देख देख करके बस अनुमान लगाया कि वास्तव में जो है उस टाइम कैसे रहा होगा। ठीक है, जैसे कि यदि हम लोग बात करें हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब बोलोगे कि सर हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि उस टाइम जो लोग रहते थे तो वहाँ पर जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के किनारे ही रहा करते थे, और इसी के कारण जो है उसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। लेकिन अब आप लोग बोलोगे कि सर जब हम लोग पढ़ ही नहीं पाए हैं कि उस टाइम वास्तव में जो है किस लिपि का इस्तेमाल किया जाता था, तो उस जगह का हड़प्पा नाम था, ऐसा हम लोगों को कैसे पता चला? तो वास्तव में इतिहासकारों ने जब खुदाई करना प्रारंभ किया तो जिस जगह पर सबसे पहला अवशेष मिला था, ठीक है, तो उसी जगह का नाम रख दिया हड़प्पा। मतलब हड़प्पा नामक स्थान पर ही सबसे पहले खुदाई प्रारंभ हुई थी, हड़प्पा नामक स्थान पर ही सबसे पहले
कुछ अवशेष मिले थे और इसी के कारण उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। ठीक है, और वहाँ पर जितने भी वस्तुएं मिले हैं उसमें से सबसे पुराना वस्तु अभी तक जो मिला है उसको हम लोग कहते हैं हड़प्पाई मुहर। कह रहा है कि स्यालखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मुहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। कह रहा है कि उस टाइम जितने भी मुहर वगैरह मिला है उन सभी मुहरों में कुछ विशेष प्रकार के जानवरों का चित्र अंकित किया गया है और जानवरों के चित्र और अलग अलग प्रकार के आकृति को छापा गया उसमें, जिसके कारण जो है उस लिपि को अभी तक हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। और उस मोहर का यदि बात किया जाए तो वो मोहर जो है स्यालखड़ी नामक जो एक पत्थर होती थी उस स्यालखड़ी नामक पत्थर से ही क्या होता था, उसको बनाया जाता था। ठीक है, आगे यदि बात करें तो कह रहा है फिर भी हमें इस क्षेत्र में इस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई वस्तुओं जैसे अनेक आवासों, मृदभांडों, आभूषणों, औजारों तथा मुहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। परंतु हम लोग को उनके बारे में जानकारी ऐसे ही नहीं मिलती है। उन लोगों के द्वारा जिन जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता था और उपयोग करने के बाद जो वहीं पर छोड़ दिया गया या तो फिर वहीं पर रह गया, उन सभी के माध्यम से ही आज हम लोगों को उनके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि वो लोग किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, जैसे आवासों का, मतलब रहने के लिए जो स्थान होता था उसको आवास कहा जाता है। दूसरा है मृद भांडो। मृद मतलब होता है मिट्टी, भांडो मतलब यहाँ पर भांड जो है इसका मतलब बर्तन होता है। ठीक है, या सिंपल शब्द में यदि मृद भांड मतलब समझो तो मिट्टी के बर्तन। ठीक है, उसके बाद क्या आभूषण। आभूषण का मतलब होता है कि जो वहाँ के औरत थे वो लोग सजने संवरने के लिए जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे उसको आभूषण कहा जाता है। उसके बाद औजार, वे लोग जैसे जानवरों का शिकार किया करते थे या तो फिर किसी दूसरे प्रकार के काम करते थे, उनके लिए अलग अलग प्रकार के औजारों का उपयोग किया करते थे। उन औजार के सहायता से भी आज हम लोगों को उनके बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ कह रहा है तथा मुहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। और इसके बाद फिर मुहरों के, मुहर मतलब अभी अभी आप लोगों को बताएं तो उनके माध्यम से भी। और यदि दूसरे शब्दों में यदि बात करें तो पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब क्या होता है, जो इतिहासकार क्या करते हैं कि खुद खोद करके जिन जिन साक्ष्यों को निकालते हैं या जिन जिन साक्ष्यों के माध्यम से हम लोगों को इतिहास के बारे में पता चलता है उसको हम लोग कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, उनके सहायता से हम लोगों को जानकारी मिलती है। कह रहा है कि अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं, और अब हम लोग देखेंगे, ये भी देखेंगे इसमें कि हम लोगों को हड़प्पा के बारे में किस प्रकार से साक्ष्य मिलता है और किस प्रकार से साक्ष्य के माध्यम से हम लोग उसका व्याख्या करते हैं। कह रहा है कि और इन व्याख्याओं से कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है, और जो व्याख्या किया गया है इसमें कभी कभार कैसे कैसे बदलाव आ जाता है। अब बदलाव कैसे आता है, जैसे कि मान लेते हैं कि अभी हम लोग खुदाई कर रहे हैं किसी जगह पर, और खुदाई करने के दौरान हम लोगों को कोई एक मुहर मिलता है। ठीक है, मुहर पर जब हम जांच करेंगे तो मान लेते हैं वो निकला 2000 साल पुराना है। अब उसके बाद फिर कोई और इतिहासकार आएगा, उसको अच्छे से जांच करेगा, तो अच्छे से जांच करने से क्या होगा कि ये हो सकता है कि वो मुहर जो 2000 साल पुराना बोला गया था अब वो और ज़्यादा पुराना निकले, या हो सकता है और ज़्यादा नया निकले, ऐसा हो सकता है। तो जो साक्ष्य है उस साक्ष्य में भी बदलाव क्या हो सकता है। आगे बताया जा रहा है कि निश्चित रूप से इन सभ्यताओं के कई पहलू आज भी हमारे जानकारी से परे है और हो सकता है हमेशा ही रहे। कह रहा है कि जितने भी हम लोगों को साक्ष्य वगैरह मतलब है, हो सकता है कि वो सभी साक्ष्य आज भी हमसे परे है, हमारे समझ से दूर है, और हो सकता है भविष्य में भी ऐसा हो। ठीक है, लेकिन बहुत हद तक हम लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत प्रकार के चिन्हों को डिकोड कर पा रहे हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं। ठीक है, और इसी के कारण जो है आज हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत कुछ पता है। क्या क्या पता है वो सब तो अभी हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि परिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। यदि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करें तो इसको हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा पुरातत्वविद संस्कृत शब्द का प्रयोग पुरातत्व वस्तुओं के ऐसे
समूहों के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंडों से संबंधित हो। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुरातत्वविद, वास्तव में पुरातत्वविद होता क्या है? अभी अभी हम बताएं कि वैसे इतिहासकार जो क्या करते हैं कि खुदाई करके जो पुराने वस्तुएं हैं उसको निकालते हैं, उसके बारे में वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनके बारे में बताते हैं और लिखते भी है। तो वैसे इतिहासकारों को हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, हम कुछ पुरातत्वविद जो है हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहते हैं और संस्कृति कहने का उनका मतलब यह है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में या तो फिर एक विशेष कालखंड में, कालखंड मतलब होता है किसी एक समय में क्या होता है कि जब लोग रहते हैं तो उसी से संबंधित शब्द के लिए वे लोग संस्कृति शब्द का उपयोग करते हैं। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन वस्तुओं, पुरावस्तुओं में मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित है। यदि इन पुरा वस्तुओं के बारे में बात करें जिसके आधार पर पुरातत्वविदों ने हड़प्पा के बारे में विस्तार से हम लोगों को बताया, उनमें से कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मोहरे, मोहर का मतलब अभी बताए, मनके, मनके का मतलब होता है कि पत्थरों का इस्तेमाल करके जो उसको वो बहुमूल्य बनाते हैं। ठीक है, तो उसको मनके कहा जाता है। उसके बाद बाट, बाट मतलब जिसको आप लोग वटखरा बोलते हैं ना, वजन मापने के लिए, जैसे 1 केजी 2 केजी वाला होता है पुराना तौर तरीका वाला, तो वही चीज़ है। उसके बाद पत्थर के फलक, पत्थर के कुछ टुकड़े जिसमें कुछ विशेष प्रकार के आकृति के बनाए होते हैं। अलग अलग प्रकार के औजार भी हो सकते हैं और कुछ बैठने के लिए भी हो सकते हैं या तो फिर अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। और पकी हुई ईंटें सम्मिलित है। पकी हुई ईंटें का मतलब होता है कि जब मिट्टी से ईंटें बनाई जाती है और उसको आग में या धूप में तपाया जाता है तो उस टाइम क्या होता है कि वो सख्त हो जाता है, उसी को पके हुए ईंटें कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि यह वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली है जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। कह रहा है कि इन सभी वस्तुओं का उपयोग जो हड़प्पावासी करते थे वो ऐसा नहीं है कि सामने ही या नज़दीक में मिल जाता था। ये सभी वस्तुएं जो है अलग अलग जगहों पर मिला है। ठीक है, जैसे कि कुछ जगहों का नाम बताया जा रहा है, जैसे अफगानिस्तान में मिला है, जम्मू में मिला है, उसके बाद बलूचिस्तान जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान का हिस्सा है, और गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिला है ये सभी वस्तुएं। ठीक है, क्या समझ में आ रही है ना? ठीक है, कह रहा है कि इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। देखिए वही बात बताया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता उसका नाम जो पड़ा है, तो सबसे पहले उस संस्कृति को जहाँ पर खोजा गया था उसी जगह के नाम पर जो है इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया है। इसी के साथ साथ कह रहा है इसका काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया। देखिए यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि 2600 से लेकर के हम लोगों का यहाँ पर 1900 ईसा पूर्व में किया गया है। वास्तव में यदि ईसा पूर्व का यदि बात करें, पूर्व, यदि हम लोग ईसा पूर्व का मतलब को समझे तो ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम लोगों को जो बताया जा रहा है कि ईसा मसीह का जन्म अभी से लगभग कितना 2000 साल पहले हुआ है। ठीक है, अब 2000 साल पहले हुआ है और उसमें भी यदि हम लोग इस समय को जोड़ देते हैं तो लगभग अभी से 4600 साल पहले हो रहा है। ठीक है, 4600 साल पहले हो रहा है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अभी से लगभग 4600 साल पुराना है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर खुदाई अभी भी चल रही है, अभी भी उसका खोज चलता आ रहा है, जिसके कारण इतिहासकारों को अभी भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिल रही है जिससे हम लोगों को ये लग रहा है कि ये वास्तव में 4600 नहीं बल्कि उससे भी पुराना है। जैसे हाल ही के खुदाई में एक ऐसा मोहर मिला है, ठीक है, जिसका जब रिसर्च किया गया अच्छे से तो ये पाया गया कि ये लगभग 4600 नहीं बल्कि 7000 साल पुराना है। ठीक है, अब 7000 साल पुराना है, इतना पुराना, तो हो सकता है कि उस टाइम जब मोहर बनाया गया तो उससे भी पहले का समय में और भी बहुत सारा चीज़ बनाया गया होगा, हो सकता है ना।
बिल्कुल। तो जैसे जैसे रिसर्च होता रहेगा, उस पर खोज होता रहेगा, हो सकता है कि इसका जो जो आंकड़ा अभी हमारे पास उपलब्ध है वो सारा का सारा बदल जाए। ठीक है, आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। कह रहा हड़प्पा सभ्यता जिसके बारे में आज हम लोग जानते हैं, मतलब लगभग जो हम लोगों के पास 4600 साल का जो समय है, इसके बारे में जिसके बारे में अभी हम लोग जानते हैं, तो बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये 4600 साल ही पुराना है। कह रहा है कि इससे पहले भी, मतलब 4600 साल से पहले भी, या तो फिर बोल सकते हैं 2600 ईसा पूर्व से पहले भी और भी जो है सभ्यता इसमें रही थी, और उसके बाद फिर इसके बाद भी सभ्यता रही थी। मतलब उसके पहले हो सकता है स्टार्ट हुआ है और हो सकता है बाद में भी रहा होगा। ठीक है, कह रहा है कि उसको, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता जिसके बारे में जानते हैं, उसके पहले के समय को आरंभिक हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, और जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसके बाद का समय का जो हड़प्पा सभ्यता उसको परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, मतलब पहले के समय को आरंभिक और बाद के समय को परवर्ती। ठीक है, इसी में हम लोगों को बताया जा रहा है कि इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए, और कभी कभार जो है उसको, मतलब एक है हम लोगों का, इससे पहले के समय को बात करें तो इसको कह सकते हैं आरंभिक। ठीक है, और उसके बाद फिर जो समय है इसको हम लोग कहते हैं परवर्ती, है ना, कहते हैं। तो ये जो है परवर्ती, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि परवर्ती समय और एक है आरंभिक समय, इसके बीच का जो समय है इसको विकसित हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, मतलब पहले के और बाद के जो बीच का समय है, उस जिस टाइम जो हड़प्पा सभ्यता में बहुत ज़्यादा विकास हो रहा था, उस समय को हम लोग कहते हैं विकसित हड़प्पा सभ्यता। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? चलिए अब आते हैं हम लोग अपना टॉपिक पर। यहाँ पर हम लोगों को एक मैप दिया गया है। ठीक है, इस मैप में हम लोगों को ये बताने का प्रयास किया है कि वास्तव में हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ फैला हुआ था। ठीक है, आप लोग यदि किताब लाए हो तो आप लोग किताब में अपना अपना देख सकते हो, और यदि नहीं लाए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, घर में जाकर के आप लोग देख सकते हैं किताब में। ठीक है, चलिए तो हम लोगों का पहला टॉपिक जो है, इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि आरंभिक या आरंभ। इसमें कह रहा है इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां अपने विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंधित थी तथा इसके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। कह रहा है कि जो विकसित हड़प्पा सभ्यता है उसके पहले का यदि समय का बात किया जाए तो उसको आरंभिक हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, और उस टाइम भी संस्कृतियाँ थी और उस टाइम की अपनी अलग से मृदभांड शैली का उपयोग किया जाता था। ठीक है, उस टाइम भी वे लोग कृषि का काम करते थे, पशुपालक का भी काम करते थे और शिल्पकारी का भी काम करते थे। इन सभी के बारे में साक्ष्य मिला है। ठीक है, शिल्पकारी का मतलब होता है कि जब लोग अपने हाथों का उपयोग करके वस्तुओं का निर्माण किया करते थे छोटे मोटे मात्रा में, तो उसको शिल्पकारी कहा जाता था। ठीक है, अब जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि पत्थरों को खोद करके भी जब लिखा जाता है या तो फिर कुछ बनाया जाता है, जैसे मूर्ति वगैरह, इन सभी को भी शिल्पकारी कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे कि हम लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि बस्तियाँ आमतौर पर छोटी होती थी और इसमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग ना के बराबर थी। यदि बात करें तो उस टाइम का बस्तियों का हिसाब से तो बस्तियाँ जो है आमतौर पर छोटी होती थी। ठीक है, और यहाँ तक कि हम लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि और बड़े आकार की जो संरचना होती थी वो लगभग ना के बराबर थी। एक होता है नहीं होती थी और एक ना के बराबर होती थी, इन दोनों में अंतर है। जब नहीं होती थी आप लोगों को बोला जाएगा तो इसका मतलब ये होता है कि वो बिल्कुल भी वैसा बड़े आकार की थी ही नहीं, और जब ना के बराबर थी बोला जाएगा तो इसका मतलब आप लोगों को ये समझना है कि बड़े आकार की संरचना थी लेकिन ज़्यादा नहीं थी। ठीक है ना, हम लोगों को बताया जा रहा है कि कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए गए जाने के संकेत से कुछ अन्य स्थलों को त्याग दिए जाने से ऐसे प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। देखिए यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्रम भंग। इसका मतलब होता है
कि जैसे कि देखिए, जैसे हम लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि मान लेते हैं कि किसी का जन्म जो है 12 नहीं, जन्म के बारे में नहीं बोल सकते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई घर बनाया है, ठीक है, इसको 1200 ईस्वी में बनाया गया, ठीक है, और उसके बाद फिर 1200 से लेकर के मान लेते हैं कि 1300 ईस्वी तक का जो समय है, ठीक है, इसके बीच क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जब इसके बारे में जानकारी वगैरह नहीं होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्रम भंग कहते हैं। कि जो जो क्रम चल रहा था कि पहला साल में क्या हुआ, दूसरा साल में क्या हुआ, या 10 साल में क्या हुआ, 20 साल में क्या हुआ, उसके बारे में जब जानकारी वगैरह नहीं मिलता है तो ये इतिहासकार ये अनुमान लगा लेते हैं कि वास्तव में उस समय में क्या हो गया था, क्रम भंग हो गया था। हो सकता है कि वो पहला समय में क्या हुआ, पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, और उसके बाद फिर उसको बसने में जब बहुत समय लग जाता है, 50 साल 100 साल या उससे ज़्यादा समय, तो उस टाइम को हम लोग क्रम भंग कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में जलाए जाने के कुछ संकेत मिले हैं, कुछ जगह पर त्याग देने का संकेत मिलता है। त्याग देने का मतलब उस जगह को छोड़ करके किसी दूसरे जगह पर जा करके बस जाना त्याग देना होता है। तो ये सब से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो था वो क्रम भंग था, मतलब पहला साल में क्या हुआ, बाद के साल में क्या हुआ, उसके बारे में सटीक जानकारी वगैरह कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग मानते हैं कि उस जगह पर कोई नहीं रहा था उस समय, ठीक है। आगे टॉपिक है हम लोगों का निर्वाह के तरीके। निर्वाह के तरीके का मतलब होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है किस प्रकार से रहा करते थे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या रहा है कि अपने निर्वाह के तरीका का मतलब और एक होता है। निर्वाह का तरीका का मतलब होता है कि जीवन जीने के लिए जो जो काम किया जाता है ना, उसको निर्वाह करने का तरीका कहा जाता है। चाहे वो भोजन को बनाना हो, या भोजन को उगाना हो, या शिकार करना हो, या जीवित रहने के लिए घर बनाना हो, जो भी किया जाए, ठीक है, मतलब जीवन जीने के लिए जो जो काम किया जाता है उन सभी को हम लोग निर्वाह कहते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने मानचित्र 1 तथा 2 में देखा होगा। आप लोगों के पास किताब ही नहीं है तो देखिए कहाँ से होंगे, नहीं देखे हैं, फिर भी हम थोड़ा सा दिखा देते हैं, ठीक है। ये है मानचित्र 1, ठीक है, और ये है मानचित्र 2। दिख रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है, मुड़ नहीं रहा है ना, चलो ठीक है। कह रहा है कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। यार विकसित हड़प्पा सभ्यता उस जगह पर पनपी, पनपी का मतलब होता है कि उदय होना, उस जगह पर उदय हुआ उसका, या तो फिर उस जगह पर उनका जन्म हुआ जहां पर पहले से हड़प्पा संस्कृति थी, ठीक है। जैसे कि इसको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास जो है एक इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा है, ठीक है। इसको यदि हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर पहले से कोई आदमी रहता है, ठीक है, और यहाँ पर कोई नहीं रहता है, और यहाँ पर भी कोई रहता है, ठीक है। अब कहीं पर रहता है कोई लोग तो किसी विशेष प्रकार की संस्कृति को वो अपनाएगा, है ना। अब मान लेते हैं किसी कारणवश कहीं का, मान लेते हैं कि ये जो है ए ब्लॉक है, ये मान लेते बी है और ये सी है। ए में रहने वाले जितने भी लोग हैं ये पूरी तरीके से इस जगह को छोड़ करके मान लेते हैं सी पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर रहने के लिए जो लोग थे वो लोग पूरी तरीके से ख़त्म, मतलब जगह ख़त्म हो गया। देखिए अभी हम लोगों के हिसाब से क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे चीज़ों की सुविधा होती है, ठीक है, और बहुत सारे चीज़ों की सुविधा होने के कारण जो है हम लोग जल्दी से जल्दी किसी जगह को त्याग नहीं करते हैं। लेकिन प्राचीन समय में यदि देखा जाए तो लोगों के पास इतनी ज़्यादा सुविधा वगैरह नहीं होती थी, जिसके कारण वो क्या करते थे कि उस जगह को छोड़ करके किसी दूसरे जगह पर चले जाते थे, ठीक है। मान लेते हैं कि अभी जैसे कि आप बोलते हो कि किसी जगह पर पानी नहीं है, सूखा है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे एरिया में यदि पानी नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं कि तुरंत बोरिंग वगैरह खुदवा करके ज़्यादा गहराई तक हम लोगों को पानी मिल जाता है। पहले तो ऐसा सिस्टम नहीं था, कि जिसके कारण किसी चीज़ की कमी होती थी तो लोग उस जगह को छोड़ करके चले जाते थे। हड़प्पा में भी कुछ इसी प्रकार का हुआ कि एक जगह पर जब असुविधाएं हुई तो लोग उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले गए। तो जिस जगह पर वो छोड़ करके गए बाद में फिर से उसमें संस्कृति उत्पन्न हुई, लेकिन जिस जगह पर संस्कृति बाद में उत्पन्न हुई वो उस जगह पर और ज़्यादा विकसित हो गया,
ठीक है, क्योंकि लोगों को जब किसी प्रकार से समस्या होती है तो ही उसका वो समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो पहले जब छोड़ करके चले गए जिस समस्या के कारण, लोग बाद में आए उस जगह पर बसे और उस जगह पर अपने समस्या का समाधान लेकर के आए थे। ठीक है, इसी के कारण उसी जगह पर जो है ज़्यादातर क्या हुआ, विकसित हड़प्पा सभ्यता बसे। ठीक है, ये समझ में आ रही है सभी को। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन संस्कृतियों में कई तत्व जिन्हें निर्वाह के तरीके शामिल है समान थे। और कह रहे हैं इन संस्कृति में यदि देखा जाए तो निर्वाह करने का जो तरीका था, जीवन जीने का जो तरीका था, उसमें बहुत जगह पर क्या था, लगभग सेम था, समान था। कह रहा है यहाँ पर कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और जानवर, जिसमें मछली भी शामिल है, से भोजन करते थे। हड़प्पा सभ्यता के यदि हम लोग बात करें तो लोग कई प्रकार के पेड़ पौधे से अपना उत्पाद प्राप्त करते थे और जानवरों, जिसमें मछलियाँ भी शामिल थी, उन सभी से भोजन प्राप्त करते थे। मतलब कई कई जगह पर पेड़ पौधे और मछलियों पर ज़्यादातर लोग क्या करते थे, निर्भर रहते थे। हर जगह का नहीं बता रहे, कुछ कुछ जगह होगा। ठीक है, हम लोगों को बताया जा रहा है कि जले अनाज के दाने तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए। और अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर उस टाइम के बारे में जब हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि वास्तव में लोग जो है किस चीज़ का उपयोग करते थे, तो आज हम लोगों को पता कैसे चलता है कि वो लोग मछली खाते थे या तो फिर क्या खाते थे और कैसे रहते थे। तो सिंपल सी बात है, जब पुरातत्वविदों ने क्या किया कि खोज किया, तो खोज करने से उन लोगों को बहुत प्रकार के अनाज के दाने मिले। जब अनाज के दाने मिला तो सिंपल उससे पता चलने लगा कि वास्तव में लोग इसका उपयोग करते होंगे, तो जाकर के मिला। अब लोग जब उपयोग नहीं करेंगे तो किसी चीज़ का दाना या तो फिर कोई भी चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात है। तो उसी अनाज के दानों से या तो फिर बीजों से जो है पुरातत्वविदों को ये पता चला कि लोग किन किन चीज़ों का उपयोग किया करते थे। क्या रहा कि इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। कह रहे कि इस चीज़ का अध्ययन, अब आप लोगों को दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर पुरातत्वविद तो करते हैं इन सभी चीज़ों का उपयोग, मतलब अध्ययन करते हैं, लेकिन उसमें भी कौन आते हैं? तो उसमें जो पूरा वनस्पतिज्ञ होते हैं, जो पुराने चीज़ों का खोज करने वाले जो वनस्पतिज्ञ होते हैं, जो कि वनस्पति से संबंधित होते हैं, चीज़ों का अध्ययन करते हैं, वे लोग जो है इन चीज़ों का क्या करते हैं, खोज करते हैं। उन्हीं के आधार पर यदि बात करें तो कह रहा है हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। देखिए एग्जाम में ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप का या तो फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन में बनता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस चीज़ के अनाज के दाने मिले हैं हम लोगों को, या तो फिर बीज मिले हैं। तो याद रखना है आप लोगों को, गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल, ये सभी मिला है। ठीक है, आगे यदि बात करें तो क्या रहा है कि बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए। वे लोग बाजरे का भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन बाजरा जो है हर जगह पर नहीं मिले हैं। बाजरा एक स्थान पर मिला है जो कि था गुजरात में। ठीक है, गुजरात में ही सिर्फ जो है बाजरा के दाने मिले हैं। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। और कह रहा है कि बाकी जितना भी अनाज वगैरह मिला है, तो कह रहा है कि चावल की तुलना में क्या हुआ है, कम मिला है। ठीक है, मतलब चावल के दाने जो है वो बाकियों की तुलना में कम मिला है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोगों को कह रहा है कि हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल है। और हड़प्पा सभ्यता में जो भी जानवर के हड्डी वगैरह मिला है, उन सभी हड्डियों में से जो है कुछ कुछ, जैसे कि मवेशी। अच्छा, मवेशी का मतलब तो आप लोगों को पता है, नहीं पता है? देखिए, जिसको नहीं पता है उन लोगों के लिए बता देते हैं। मवेशी का मतलब होता है कि वैसे जानवर, ठीक है, जिसको मनुष्य क्या करते हैं, अपना पालतू बनाते हैं। जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया, इन सभी को मवेशी कहा जाता है। तो उस टाइम जो है मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, इन सभी की हड्डियां भी मिली है। ठीक है, अब इन सभी की हड्डियां मिली है तो हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है कि वे लोग इन सभी चीज़ों को पालते थे। ठीक है, या हो सकता है कि खाने के लिए भी इन सभी का इस्तेमाल किया करते होंगे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को अभी सटीक जानकारी इसके बारे में पता नहीं है। जो इतिहासकार अनुमान लगाते हैं उसी के हिसाब से आज हम लोगों को पता चलती है। आगे बताया जा रहा है कि पूरा प्राणी वैज्ञानिकों ने अथवा पूरा
जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। और जब अध्ययन किया गया तो ये पता चला कि ये सभी जानवर जो है ये पालतू जानवर थे। ठीक है, आगे कह रहा है कि जंगली प्रजातियों में वराह, जंगली प्रजाति जो है उसमें एक वराह मिला। वराह मतलब होता है जंगली सुअर। ठीक है, उसके बाद हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है। और यदि हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है हिरन भी मिला है, घड़ियाल भी मिला है। घड़ियाल मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है ना, क्या होता है? घड़ियाल जो होता है वो एक मगरमच्छ की तरह ही होता है जो कि पानी में रहा करते हैं। वास्तव में वही घड़ियाल होते हैं। ठीक है ना, मगरमच्छ जैसा होते हैं लेकिन वो मगरमच्छ है नहीं। ठीक है, इन सभी की हड्डियां मिली है। और कह रहा है कि हम ये नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदायों से इसका मांस प्राप्त किया करते थे। लेकिन पुरातत्वविद ये भी कहते हैं कि हम लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि वे लोग खुद शिकार करते थे या फिर दूसरे समुदाय ऐसे थे, आखेटक समुदाय ऐसे थे जो क्या करते थे, शिकार किया करते थे। आखेटक का मतलब होता है कि एक वैसा व्यक्ति जो क्या करता है, शिकार करता है, तो वैसे लोगों को आखेटक कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली है। और यदि बात किया जाए तो इसमें बताया जा रहा है मछली और पक्षी इन दोनों का हड्डियां भी मिली है। तो इससे हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि लोग जो है, हड़प्पा के लोग जो थे वे लोग इन सभी चीज़ों का भी उपयोग किया करते थे। ठीक है, तो आज इतना ही समझा रहे, कल और भी समझाएंगे। ठीक है ना।